नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है, औपनिवेशिक छाप से मुक्त हो शिक्षा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। औपनिवेशिक छाप से मुक्त हो शिक्षा आज के समय में ये बहुत ही बड़ी समस्या बन रही है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। देश में रहकर बौद्धिक वर्ग में डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण की चर्चा छिड़ती रही है, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। वह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी उपनिवेशीकरण की मुहिम छिड़े तो उसका आधार भी भारतीय होना चाहिए। हमें इस तथ्य को पहचान कर भारत में समकालीन उच्च शिक्षण संस्थानों और उनके उत्पादों, अनुसंधान प्रयासों और स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवाचारों के माध्यम से सजीव करने की आवश्यकता तो बहुत दिनों से महसूस होती जाती रही है, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। इस प्रवृत्ति देशज विकास के प्रयासों में सदैव बाधक ही रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश की शैक्षणिक प्रणाली पर औपनिवेशिक पकड़ को समाप्त करना एक कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में कई भारतीय संस्थानों के पाठ्यक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य की वास्तविकताओं या उसकी समस्याओं के ज्ञान को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। उच्च संस्थानों की प्रणालियों में भारतीय ज्ञान के उपनिवेशीकरण के प्रयासों को तभी स्पष्ट और सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा सकेगा जब छात्रों को यह सिखाया जाए कि मौलिकता की राह पर कैसे चलें। उन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष और विशिष्ट समाधान की दिशा में सोचने के लिए शिक्षित करना होगा। भारतीय ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था के उपनिवेशीकरण में ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति संभव हो सकेगी। अब नवोन्मेषी विचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले सोचने के लिए ज्ञान मीमांसकीय रूप से स्वतंत्र होना होगा। ज्ञान मीमांसकीय मुक्ति मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का जन्म देती है। अब ये देखिए, उच्च संस्थान जो है ना की प्रणालियों में भी भारतीय ज्ञान के उपनिवेशीकरण के प्रयासों को स्पष्ट दिखाया गया है। अब मैं यही बात कहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर उच्च शिक्षा में जो भी ज्ञान है अगर उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर उसे हिंदी में या स्थानीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उससे उतना ही ज़्यादा रिसर्च होगा। आप ये सोचिए कि एलन मस्क, जिन्होंने किताब को केवल पढ़ा और उस किताब को पढ़ने से उन्होंने इतना बड़ा रॉकेट का एक अच्छा खासा एक संस्था स्पेस एक्स खोल दी और उन्होंने रॉकेट को उल्टा ज़मीन पर लाने की प्रोसेस वाली प्रक्रिया को फॉलो करवाया। इसके अलावा उन्होंने नासा से भी अच्छा प्रोजेक्ट पास करवाया है स्पेस में। ये सब कैसे संभव हो पाया है? ये सब संभव हो पाया है तो केवल उनकी तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। उच्च संस्थानों की प्रणालियों में भारतीय ज्ञान के उपनिवेशीकरण के प्रयासों को तभी स्पष्ट और सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा सकेगा, और यह जरूरी है कि वो किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए। मीमांसीकरण के रूप में स्वतंत्र होना सबसे महत्वपूर्ण है। मीमांसा होता है कि किस जिज्ञासा के रूप में स्वतंत्र होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचिए कि इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाई जाती है आज के समय में। सीबीएसई स्कूल टोटल इंग्लिश पर ही है और उसमें साइंस भी इंग्लिश में ही है और बाकी सब्जेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में होते हैं। तो इसमें मीमांसा वर्ड नहीं हो पाता। मतलब बच्चों में जो मीमांसा यानी जो जिज्ञासुपन आता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पुटअप करने की जो क्षमता होती है, वो इन कंपैरिजन हिंदी या भाषा या देसी भाषाओं के जो वर्षन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। यानी उसमें वो योग्यता नहीं बन पाती है जो कि एक अच्छे
मतलब योग्य बच्चों में मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो देसी भाषा है उसका असर ही कुछ अलग होता है इन कंपैरिजन विदेशी भाषा का। लेकिन जो ज़ोर है उसमें विदेशी भाषा का प्रचलन होना, यानी कि पूरे वर्ल्ड की भाषा को एक कर देने की वजह से ऐसा सब हुआ है। लेकिन हमें अगर नया आविष्कार और कुछ नया करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें दोनों ही भाषाओं पर कमांड होनी ज़रूरी है। शिक्षा के उच्च संस्थानों में भारतीय विचार दृष्टि की गतिशीलता पर अपनी पकड़ खोती है। उसका एक विशेष कारण है ज्ञान को समायोजित करने के लिए भारतीय भाषाओं को विकसित करने में विफलता। जी हाँ, आप चीन से और भारत में कंपैरिजन करके देखिए, ज्ञान को समायोजित करने की भारतीय भाषाओं को विकसित करने में विफलता ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। जबकि चीन में देखिए कि वो अपनी ही भाषा में, मंचूरियन भाषा में ही ज्ञान देते हैं और उसी से ही उन्होंने इतनी तरक्की करी है कि आज उसके आगे अमेरिका भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब है ज्ञान को इस प्रकार से वितरित किया है कि चीन की भाषा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई और उसी की वजह से वो ज्ञान है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार पाया है। आज भारतीय भाषाओं को विकसित करने में सफलता नहीं मिल पाई है, उसके पीछे का कारण है और वो था उनके कुछ नियम। आज भी अंग्रेजी प्रमाणिक प्रमाणिक भाषा नहीं है। सॉरी, आज भी अंग्रेजी प्रमाणिक भाषा है। ये देखिए, किसी भी बात को करने में आज हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो प्रमाणिक भाषा है। आप प्रमाण देने के लिए तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं और कहते हैं भारतीय भाषा हमारी हिंदी है। अब आप ये सोचिए, खुद ही आप ये करना चाहते हैं कि अंग्रेजी को महत्व दिया जाए। ज्ञान की दुनिया में उसी का वर्चस्व है। मन में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में सोचने पर उन विचारों को अंग्रेजी में उल्था कर प्रस्तुत करना समय साध्य ही नहीं, बहुधा निष्प्रभावी और अप्रामाणिक भी सिद्ध होता है। जी हाँ, आप ये देखिए, यही काम तुम्हारे आर्मी में हो रहा है और यही काम तुम्हारे सारे प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है और सरकारी सेक्टर में भी हो रहा है। ये क्या है? ये सब ये एक निष्प्रभावी अप्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने की तरीका है और अंग्रेज़ों ने आए और अंग्रेज़ों ने अपने ढंग में ढाल दिया। इसके बावजूद भी जो मैकाले की पद्धति है वो चलती रही और वो अगर छोड़ के चले भी गए तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें गुलाम बना के चले गए। आज देखिए, चीन ने अपनी आधुनिकता को इस प्रकार से बदला है कि उन्होंने 12,000 कोर्सों को अपने सिलेबस से हटाया क्योंकि उन्हें निष्क्रिय लगा, बेकार लगा। और नए तरह के, चूँकि एआई आ गया है, रोबोट आ गया है, तो नए तरह के कोर्सों को ला करके उन्होंने नए तरह से शिक्षा पद्धति बनाई है। जबकि हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, ये सोचिए कि हमारे पिताजी ने भी वही किताबें पढ़ी, अब हमने भी वही किताबें पढ़ी और हमारे जो है बच्चे होंगे वो भी वही किताब पढ़ेंगे। तो सिलेबस में क्या चेंजिंग हुई और क्या ज्ञानात्मक विकास हुआ? ये सोचने वाली बात है कि जब विकास नहीं हुआ तो जब विकास हुआ तो उसके लिए ज़रूरी है कि समय के हिसाब से अपने आप को ढाले। चीन ने अपने यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी में जो चेंजिंग हुई है, जो बदलाव आया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू किया और उसके हिसाब से ही उसने सिलेबस चेंज कर दिया। और जबकि भारतीयों में इस प्रकार से कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। हाँ, अभी एआई आया है, एआई के युग की वजह से भारतीय भाषाओं में कुछ ये बदलाव केवल ये आया है कि कुछ स्कूलों में एआई को महत्व दिया गया है,
जिसकी वजह से वो प्राथमिकता के रूप में आगे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच और चीन की सोच में कितना अंतर है, और यह सब सोच ही में मुख्य कारण है। मैकाले ने किस तरह से पूरे देश को गुलाम बनाया, आज उसका प्रमाण है कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो आज भी प्रासंगिक है, कि उसने पूरे देश को किस प्रकार से गुलाम बनाया, कि आज भी हम प्रमाणिक तौर पर अगर हम पेश करते हैं किसी भी भाषा को, तो उसमें हम अंग्रेजी का वर्ड का उपयोग करते हैं। तो अपने शिक्षण संस्थानों में होने वाले बौद्धिक प्रयासों, शिक्षण प्रक्रिया और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं को संस्थागत रूप से न अपना पाना मौलिकता के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अब ये देखिए, बौद्धिक प्रयास जो भी हैं, हमारे शिक्षण प्रक्रिया हैं जो भी हैं, हमारे अनुसंधान यानी जो भी खोज हैं, उसको भारतीय भाषाओं में संस्थागत रूप से न अपना पाना मौलिकता के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। जी हाँ, मौलिकता के रूप से बहुत बड़ा रोड़ा ही है। वास्तविकता ये है कि हमारे जितने भी आविष्कार हुए थे वो अंग्रेज लोग अपने ढंग से पढ़ करके और उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके और हमारे ही सर पे थोप दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ही ज्ञान हमारे पर ही थोपा गया, हमारी ही चीज़ें हमारे पर ही थोपी गई। ये उनकी पुरानी परंपरा आज तक नहीं ख़त्म हुई, और इसे कहते हैं बौद्धिक रूप से ठगना। तो हम एक तरह से नहीं ठगे गए हैं, बौद्धिक रूप से भी ठगे गए हैं। और इस इतिहास याद है कि हम किस तरह से कमज़ोर हुए हैं। आज ये देखिए, इसका एक सीधा सबूत ये है कि चीन को देख लीजिए और एक इंडिया को देख लीजिए, दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन चीन हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। अगर हम कंपैरिजन करें तो चीन पर अंग्रेज़ों ने केवल 50 साल शासन किया, जबकि हमारे भारत पर 300 साल शासन किया। इसका मतलब ये है कि हमें गुलाम रहने की प्रथा बनाई गई है। और ये प्रथा किस तरह से बनी? सबसे पहले उन्होंने इन्हीं सब नीतियों को बना करके किया। आप सोचिए कि शासन की व्यवस्था क्या विदेशी भाषा में होना ज़रूरी है? जब शासन में रहने वाले जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं, तो इनकी भाषा भारतीय क्यों नहीं हो? सबसे पहली बात ये है कि भारतीय भाषा होना सबसे महत्वपूर्ण है। आज चीन इसी वजह से आगे निकला है क्योंकि उसके पास योग्यता है, उसके पास बौद्धिक क्षमता है, उसने अपनी ही भाषा में ही सभी चीज़ों को ठीक किया है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें विदेशी भाषा को भी पकड़ बनानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी भाषा को सीखने से हम उनसे व्यापार, हम उनसे लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। यानी हमारे नागरिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत कुछ अभी चीन से सीखना है, और उसमें इस प्रकार की बातें भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर चाइना अपना सिलेबस चेंज कर रहा है तो भारतीय नेताओं को भी पूरी तरह से कोशिश कर देनी चाहिए कि कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अपनी भाषाओं में बदलाव करें। अपनी भाषाओं से ज़्यादा सिलेबस में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। आज बीए की क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं कि एक बीए धारक व्यक्ति को कहीं कोई जॉब तक नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जॉब को लोग चाहते हैं, यानी कि जैसे आईएएस पीसीएस या कहना चाहिए सरकारी सर्विस, उन सरकारी सर्विस में जाने के लिए जो सिलेबस इस्तेमाल होता है, मैं तो सबसे पहले उसी पर ही ऑब्जेक्शन उठाऊंगा कि आज के आधुनिक युग में आप इस तरह का सिलेबस ला करके आप अपनी जनता को एक मूर्खता के खड्डे में डाल रहे हैं। और ये शासन किस प्रकार से है, किस प्रकार का शासन है कि जो पूरी जनता को ही खड्डे में डाल रहा है, जो अयोग्य बना रहा है। आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं बनता कि जब आप पूरे जनता को अयोग्य बना रहे हैं।
अब आप बात समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि जनता को अयोग्य कैसे बनाया जा रहा है। आप उनको सिखा क्या रहे हैं, सिलेबस क्या दिया जा रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। पुराने समय में कभी महाभारत में अर्जुन और एकलव्य दोनों एक साथ पढ़े थे, लेकिन दोनों की शिक्षा काम आई युद्ध में। क्या आपके स्कूलों और कॉलेजों में जो बीए और बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या वो योग्यता समाज में काम आ रही है? आप खुद प्रमाण देख सकते हैं। समय समय पर ये प्रमाण मिलता रहता है कि किस तरह से शासन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बार बार परेशान रहता है और किस प्रकार से जनता अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बार बार परेशान रहती है। ये जनता और शासक वर्ग और शासन करने वाले और जनता तीनों की मूर्खता का एक सबूत है भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली आपको दिखने में ही सिर्फ ये दिख रहा है कि हमें एक हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिससे हम प्रेरित होकर के हम अपने आप को सुधार करें, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से बदलाव होना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे सभी भारतीय नेता इस बात पर विचार विमर्श करें कि हम भी अपने सिलेबस को किस प्रकार से बदलें। कम से कम चाइना के सिलेबस का आधा भी अपने इंडिया में आ जाएगा तो हमारी बौद्धिक शिक्षा पद्धति में काफ़ी बदलाव आएगा। सॉरी। तो अब आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल किसान का लड़का जा कर के कहीं किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता, या एक किसान या एक शहर का लड़का जा कर के खेती का काम नहीं कर सकता। ये किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है? उस हिस्ट्री, उस बाकी सभी सब्जेक्ट का हम करेंगे क्या? आप ये देखिए हमारे यहाँ पर शिक्षा पद्धति में क्या पढ़ाया जाता है, और जो चीन की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या पढ़ाया जाता है। जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कंपनियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ेंगी नहीं, तब तक हमें योग्यता नहीं मिल सकती। और उसके लिए ज़रूरी है सरकार को अपना कदम बढ़ाना। सरकार को चाहिए कि कंपनियों के मालिक, कंपनियां जिनमें अयोग्यता और कई चीज़ों की कमी की वजह से वो कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि कंपनियां किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थानों के पास जा कर के अच्छे योग्य नागरिकों को टेंड करके अपने योग्य बनाएं। और इसी तरह से देखते हुए चीन ने भी ये कदम उठाया कि अपने सारे सिलेबस को बदल दे। और भारतीयों को भी, और भारतीय संविधान मतलब भारतीय शैक्षिक तंत्र को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस किस प्रकार से बदलना चाहिए। अब देखना ये है कि एट प्रेजेंट में एआई जो मोदी जी के शासनकाल में आया है उससे काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, आगे भी होगा, जो ये कि बहुत ज़बरदस्त कदम है। अब देखना यह है कि कब तक हम अपने सिलेबस को चेंज करते हैं। दुर्भाग्य से हमने अपने सोच को उन सीमाओं के भीतर ही सीमित करके बांध लिया है जो पश्चिमी शिक्षा से विरासत के रूप में हमें मिला। साथ ही हम व्यवहारिक और उपयोगी विकल्प खोजने के लिए पर्याप्त उत्सुक भी नहीं हैं। जी हाँ, यही बात है कि व्यवहारिक और उपयोगी विकल्प खोजने के पर्याप्त उत्सुक भी नहीं हैं। आज ये देखिए कि हम सभी जानते हैं कि बिजली बनाने का क्या तरीका है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज अगर हमें स्कूलों में ही ये सिखा दिया जाता कि इस तरह से बिजली को पैदा किया जाता है चलते बहते पानी में, तो आज वही बच्चे गांव जाकर के अपने खेतों में छोटे छोटे
जगह पर इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल करके या नई तकनीकी का नई तरीके से इस्तेमाल करके उससे बिजली बनाने का तरीका बनाते। लेकिन हमारी जो कुशल योग्यता है, जो कौशल योग्यता है, वहीं काट दी गई है। हमारे को जो है कहना चाहिए कि एक कल्पनाशील वाली जो शिक्षा पद्धति है, जब तक हमें उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, करना पड़ेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मरी हुई शिक्षा पद्धति है। और जबकि वही रूस की जो है शिक्षा पद्धति वो जीवित शिक्षा पद्धति है, यानी करके सीखो, कर जब हम करेंगे तभी जा कर के हम सीख पाएंगे वाली पद्धति अपनानी पड़ेगी। एक छोटे से लेक्चर और एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पे लिख देने से इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति, इतनी अच्छी योग्यता बच्चों में नहीं पनप पाती, जितनी कंपैरिजन करें कि हम उसको करके सीखें, बच्चे करके सीखें, उससे ज़्यादा योग्यता बन जाती है। चाहे जो भी हो, यूरो केंद्रित ज्ञान मॉडल से में डूबे रहने से हमारे विचारों का उपनिवेशीकरण लगातार बढ़ रहा है। अब वही कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों ने हमें क्या सिखाया, तो मतलब कहने का मतलब अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हमें कहते हैं कि हमारे में परिवर्तन किया है, या कहना चाहिए हमें गुलाम बनाकर एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परिवर्तन कराया है। तो उस परिवर्तन का हमें रिजल्ट आज के समय में दिख ही रहा है कि हम अगर बौद्धिक स्तर से देखते हैं तो सारे के सारे आविष्कार यूरोपियन कंट्रियां ले जा रही हैं, और बाकी सारे ये जो अरब कंट्रियां हुई और ये इंडियन कॉन्टिनेंट हुए, इनमें से एक भी आविष्कार नहीं हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बोझा, जैसे डंडा मार करके इकट्ठा किया झुरमुट, और अपनी भाषा उनके ऊपर थोप दी गई हो कि आप योग्य तभी हैं जब हमारी भाषा समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम जानवरों के झुंड को इकट्ठा करके हम उसे टेंड करते हैं, सेम समझ लीजिए हमारे साथ भी वही हाल है। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश बनाना हुआ, ये ज्ञान थोड़ी देना हुआ, ये तो एक उपनिवेश बनाना हुआ। हमें ज्ञान कैसे आएगा? आप सोचिए कि जो ज्ञान उन्होंने दिए और वो पब्लिक में पहुँचे हैं, और पब्लिक में साथ पहुँचे हुए हैं, उनकी भाषा में ट्रांसलेट हुए हैं, और उनसे जो योग्यता निकल के आई है, निखर के आई है, केवल वो ही ज्ञान संरक्षित है पब्लिक में। जैसे बिजली का रिपेयरिंग करना, प्लम्बरिंग का काम करना, केवल यही सब चीज़ें सुरक्षित रह पाई हैं आम समाज में, बाकी सब हट गया है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग उपनिवेश बनाना जान गए थे, और वो उपनिवेश बना करके उन्होंने अपना ज्ञान फैलाया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाया, और इस पूरे कॉन्टिनेंट का, या कहना चाहिए विश्व के एक बड़े भूभाग, अरब से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर भारतीय कॉन्टिनेंट तक का पूरे का दिमाग खा गए। सच यही है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ख़त्म कर दी अपने वर्चस्व की वजह से। भारतीय संस्कृति के संरक्षण और समकालीन अनुसंधान और वैचारिक वास्तविकताओं में उन विचारों और सिद्धांतों के समावेश के अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों को भारतीय प्रतिभा और ज्ञान मीमांसा को ईमानदारी से चित्रित करने के लिए मौजूदा पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों का सुनियोजित विस्तार करना होगा। जी हाँ, यहाँ पर सुनियोजित विस्तार करना सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में जो भी कम से कम तकनीकी ज्ञान को तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देना चाहिए कि एक सामान्य भाषा में कन्वर्शन करने से सामान्य नागरिक उसका उपयोग अपनी भाषा में करे, ताकि जन जन लोगों तक वो चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उसका उपयोग किया जा सके। सेम जैसे कि दवाइयों की ही देख लीजिए, हम आयुर्वेद में सामान्य भाषा में जो दवाइयाँ होती हैं उसका उपयोग जन जन कर लेते हैं, जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि जिस पर प्रेशर रहता है, जो सस्ती रहती हैं, इसके बावजूद भी उसका उपयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि उससे नुकसान बहुत होता है। तभी से देश की सक्षम और तत्पर बनने की कामयाब हो सकेंगे। हमारे पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन पद्धति भारतीय विश्व दृष्टि के पीछे छिपे तर्क और उनकी समीक्षा पर प्रश्न पूछने और उनका विस्तार करने में सक्षम
होने चाहिए। ये पाठ्यक्रम छात्रों और लोगों की रुचि को इस तरह से आकर्षित करने वाले होने चाहिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा से चुनकर नाम गिनाने की कवायद की औपचारिकताएं मात्र न निभा रहे हों बल्कि उनके माध्यम से सोचने के लिए प्रेरित हों। इस दिशा में आवश्यक है कि वे स्वयं अपनी और राष्ट्रीय चेतना का आह्वान भी कर सकें। भारतीय मनीषा और अवधारणाओं को सहज प्रासंगिक रूप से शिक्षा में शामिल करना होगा। वे अतिरिक्त भार न बनकर हमारी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का सामना करने में हमें समर्थ बना सकें। इसलिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में नए विचारों के समन्वय और संयोजन के माध्यम से प्राणवान बनाकर नई जान फूंकना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो चला है। वैश्वीकरण के इस दौर में ऐसे कदम उठाने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वे ऐसी वैचारिक संरचनाओं को नया आकार देने में सहायक होंगे जो संरचनाएं वैश्विक ज्ञान समुदाय में भारतीयों की स्थिति को बेहतर बना सकेगी। जी हाँ, आज के समय में हमें अगर समय के हिसाब से नहीं बदले तो हमारा देश पिछड़ता चला जाएगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।